फारूक, जितेंद्र, ज्वालानाथ और 3 पावरफुल डीमंस। आखिर किसने सोचा था कि इस बार कॉन्फ्रेंस मारिया रेस्टो में होगी। रेस्टो के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर एलिजाबेथ अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी। उसने डालियों के बीच से एक बार ध्यान से झांककर सभी लोगों को देखा और काफी सरप्राइज हो गई। फारूक के एक्सप्रेशंस देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या ये रेस्टो को कुछ करने वाला है? वो आधी राक्षस लड़की यामिनी भी यही काम करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फारूक उसके पीछे पड़ा है? एलिजाबेथ ने अपनी आईब्रो ऊपर करके सोचा। उसे नहीं पता था कि वो यहां क्यों आई थी, लेकिन जैसे ही उसने रेस्टो की तरफ देखा तो उसके दिमाग में जो पहला व्यक्ति आया वो यामिनी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसका खून मेरे साथ मिलकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। सुनहरे राक्षसों के मोती ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन अगर फारूक इसके पीछे पड़ा है तो शायद मुझे भी यहां नजर रखनी पड़ेगी। एलिजाबेथ ने अपना सिर हिलाकर सोचा। फिर उसने फारूक को जादू के जरिए गायब होते देखा। फारूक को जादू करने में काफी दिक्कत हो रही थी। यह देखकर एलिजाबेथ की आंखों में चमक आ गई और वो अपने मन में सोचने लगी, इस समय फारूक काफी परेशानी में लग रहा है, तो शायद यही मौका है कि मैं उसके घर की छानबीन करूं। वहां मुझे पापा के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। उसके पैरों के नीचे बर्फ दिखने लगी और एक लाइट चमकने लगी। उसके बाद वो वहां से गायब हो गई। श्रुति और यामिनी के अलावा बाकी लोग भी चले गए तो प्रेम ने दरवाजा लगा दिया और रिया और अगली डकलिंग को सीढ़ियों से ऊपर सुलाने के लिए ले गया। आज का दिन तो वाकई कमाल का रहा, उसने अगली डकलिंग और रिया की तरफ देखकर कहा, जो अपने बिस्तर में सो रही थी। आज वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, तो वो सीधा बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। गर्म पानी से नहाते समय प्रेम ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिस्टम, मुझे जगह मिल गई है। इसका मतलब अब मिशन कंप्लीट हो गया ना? उसने सिस्टम से कहा। तुमने किराए का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, इसका मतलब तुम अभी भी वो जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी कारण मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सिस्टम ने सीरियस होकर जवाब दिया। ठीक है, फिर कल तक इंतजार करते हैं। प्रेम को किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं थी। वो एक दिन और इंतजार कर सकता था। प्रेम काफी देर तक बिल्कुल चुपचाप नहाता रहा। एक बात बताओ, अभी मेरा पावर लेवल क्या है? उसने सिस्टम से कहा। सिस्टम थोड़ी देर तक चुप रहा। तुम्हारी सिचुएशन अभी काफी कॉम्प्लेक्स है। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन अभी एक नॉर्मल इंसान की तरह है, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी अभी 4थे लेवल की योद्धा की तरह है और तुम्हारी रफ्तार दूसरे लेवल की योद्धा की तरह है। अगर इसका पूरा हिसाब लगाया जाए तो तुम अभी दूसरे लेवल के योद्धा बराबर हो, लेकिन तुम फिर भी 4थे लेवल के योद्धा तक का हुनर दिखा सकते हो। सिस्टम ने जवाब दिया। प्रेम सिस्टम की बात के बारे में काफी सोचता रहा। तो ये मेरा हिसाब है, मैं दूसरे लेवल के योद्धा को हरा सकता हूं, मैं तीसरे लेवल के योद्धा से लड़ सकता हूं और शायद मैं जीतूंगा नहीं। और अगर मैं किसी 4थे लेवल के योद्धा से लड़ता हूं तो मेरे जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है, जब तक सिस्टम मेरे साथ ना हो, है ना? प्रेम ने पूछा। हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तीसरे लेवल के ऊपर किसी से भी पंगा लेने की कोशिश मत करना। सिस्टम ने जवाब दिया। मैं तो एक शेफ हूं, तो मैं कैसे भी करके तीसरे लेवल के योद्धा से नहीं लड़ने वाला। जैसे जैसे मैं शेफ के तौर पर पॉपुलर बनूंगा, वैसे वैसे बहुत कम ही लोग महेंद्र प्रताप और मेरे बीच कनेक्शन बैठा पाएंगे और सभी लोग यही सोच पाएंगे कि बस मैं एक नॉर्मल सा शेफ हूं जिसमें लड़ने की कोई ताकत ही नहीं है। प्रेम ने अपना सिर उठाकर कहा और स्माइल करते हुए आगे बोला। किसी भी चीज को उसके बेस्ट तक ले जाने में काफी मेहनत लगती है। जब महेंद्र प्रताप अपनी तलवारबाजी को अपने बेस्ट तक लेकर गया, तब कोई नहीं सोच सकता था कि यही एक दिन शेफ के चाकू पकड़ेंगे। खुद को बचाने के लिए खाना बनाना ही मेरे लिए सही तरीका है। उधर ककाओ गांव के मुखिया के महल में वंदना सौम्या का हाथ पकड़े हुई थी। अब काफी लेट हो गया है, तुम मेरे यहां क्यों नहीं रुक जाती? हम साथ में सो सकते हैं, वंदना ने स्माइल करके कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे कल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है, सौम्या ने नाम में सिर हिलाकर कहा और फिर वंदना की तरफ देखकर बोली। साथ ही साथ तुम्हारी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। जैसे ही तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो तुम ठीक से खाना भी खा पाओगी और अपने मन का कोई भी काम भी कर पाओगी। इसलिए घर पर रहो और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। अरे, तुम पहले मुझे गले लगा लेती थी और मुझसे स्वीट हार्ट कहती थी, अब मुझे एक बेवफा आशिक की तरह ठुकरा रही हो? क्या तुम्हें मेरी जगह कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है? वंदना सौम्या का हाथ अब भी पकड़े हुई थी। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़कर बोली, क्या तुम्हें प्रेम जी से प्यार हो गया है? जब भी मैं उनका नाम लेती हूं तो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। अगर उनके बारे में सोचा जाए तो वो काफी हैंडसम है। वो थोड़े पतले हैं लेकिन काफी लंबे हैं और उनके खाना बनाने का तरीका तो इस दुनिया में सबसे अच्छा है। वो काफी दयालु हैं और काफी अच्छे से बात करते हैं। उनका दिमाग भी काफी चलता है। जिस हिसाब से उनका रेस्टोरेंट भी ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से वो काफी अमीर भी हो गए होंगे। इसका मतलब वो हर मायने में एकदम परफेक्ट है ना? कुछ भी बोलना बंद करो। मुझे प्रेम जी से प्यार कैसे हो सकता है?
मैं तो बस उनके खाना बनाने और उनकी पर्सनालिटी को काफी पसंद करती हूं, और हमारे बीच कुछ भी नहीं होने वाला है, सौम्या ने हंसते हुए कहा और वंदना के हाथ पर एक चांटा मार दिया। क्या सचमुच? सौम्या को काफी देर तक देखने के बाद वंदना ने कहा, लेकिन वो समझ गई कि सौम्या आज झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने स्माइल करते हुए आगे बोला, कितने दुख की बात है, अगर तुम उनकी पत्नी बन जाती तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मुझे रोज वहां खाना फ्री में मिलता, और शायद वो मुझे रसमलाई का एक दूसरा बोल भी दे देते। तुम्हारे ख्यालों के परिंदे बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, सौम्या ने वंदना के माथे को छूकर कहा, फिर अपना हाथ हटाते हुए बोली, ठीक है, अब मुझे वापस जाना है, अब काफी अंधेरा भी हो गया है। अंधेरे की कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने अपने गाड़ी वाले से ऑलरेडी बात कर ली है और वो तुम्हें घर छोड़ देगा। मेरी सौम्या तो इतनी सुंदर है कि मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी इतनी रात अकेले घर जाने दूंगी, वंदना ने स्माइल करके कहा और वापस सौम्या का हाथ पकड़ लिया। फिर वो लोग कमरे से बाहर निकल गए। जब सौम्या घोड़ा गाड़ी में बैठी तो वंदना उसकी तरफ देखने लगी। सौम्या, तुम अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की हो, इसलिए तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। इस दुनिया में तुम्हारे लिए सिर्फ मैं बनी हूं, उसने सौम्या को चिढ़ाते हुए स्माइल करके कहा। तुम अभी मुझ पर हंस सकती हो, लेकिन जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे, सौम्या ने हंसते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी भी ठीक नहीं होने वाली। जब भी मेरा दर्द बढ़ने लगेगा तो मैं मारिया रेस्टोरेंट जाकर स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खा लूंगी और ऐसे ही जिंदा बनी रहूंगी, वंदना ने अपने दिल पर हाथ रखकर काफी दुखी होते हुए कहा। ऐसा मत कहो, सौम्या ने वंदना की तरफ देखा और उसके बालों में हाथ फेरकर बोली। फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने आगे कहा, मंगलवार दोपहर में मेरी कोई क्लास नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ उस रात को स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाने के लिए चल सकती हूं। अरे अगर ऐसा ही है तो मैं मंगलवार को तुम्हें लेने आ जाऊंगी, वंदना ने तुरंत कहा और फिर वो गाड़ी वाले से बोली, गाड़ी वाले भैया, अब इसे घर छोड़ दो, जब तक ये सीढ़ियों से ऊपर न चली जाए तब तक आप वहीं खड़े रहना। जी मैडम, गाड़ी वाले ने जवाब दिया और घोड़ा गाड़ी चलाना शुरू कर दी। सौम्या हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन वो काफी मासूम है, मुझे कई बार उसकी काफी चिंता होती है, वंदना ने घोड़ा गाड़ी को जाते हुए देखकर कहा। अगली सुबह प्रेम इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के लिए जल्दी उठ गया। फिर उसने रिया को उठाया और उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। फिर वो उसे लेकर ककाओ स्कूल चला गया। मैजिक रूम में अंदर जाने के बाद रिया दौड़कर अमित की तरफ गई। मास्टर अमित, क्या मैं ये पर्पल क्रिस्टल अपनी छड़ी पर लगा सकती हूँ? उसने अमित के हाथ में पर्पल क्रिस्टल देते हुए पूछा। यह तो एक नॉर्मल सा पर्पल क्रिस्टल है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे क्रिस्टल पर 9वें लेवल के एक पर्पल पक्षी की आंख लगाई है, इससे तुम प्रोजेक्शन के तौर पर 5 किलोमीटर की रेडियस में सब कुछ देख सकती हो, और वो इस क्रिस्टल से भी ज्यादा अच्छी है, अमित ने ना में सिर हिलाकर कहा और रिया के हाथ में वापस पर्पल क्रिस्टल देते हुए स्माइल करके बोला, छड़ी अब बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, मैं शायद आज रात को तुम्हें ये दे दूंगा। ये मुझे जेसिका ने दिया है और उसके पापा की दी हुई ये सबसे कीमती चीज है, रिया ने बड़े प्यार से अमित की तरफ देखकर कहा। अमित काफी देर तक रिया की आंखों में देखता रहा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, फिर मैं इस कीमती क्रिस्टल को भी तुम्हारी छड़ी में लगा दूंगा, उसने रिया के सिर पर हाथ फेरकर सिर हिलाते हुए कहा। थैंक यू मास्टर अमित, रिया ने खुश होकर कहा और प्रेम की तरफ मुड़कर पूछा, पापा जेसिका ये देखकर काफी खुश हो जाएगी है ना? हाँ, वो वाकई खुश हो गई, प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा और अमित की तरफ तारीफ भरी नजरों से देखने लगा। अमित ने पर्पल क्रिस्टल संभाल कर रख दिया। आदर्श और वफादारों की बिल्डिंग से वो छोटे बदमाश जादूगर आज ककाओ गांव आ जाएंगे। उन लोगों को मुझे स्टूडेंट मिल जाने की बधाई देने के लिए यहां भेजा गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें यहां भेजने के इरादे ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन छोटे नमूनों को रिया से मुकाबला करने के लिए भेजा गया है, अमित ने स्माइल करते हुए कहा। वो लोग मुझसे मुकाबला करेंगे? मास्टर अमित, इसका मतलब कुछ बुरे लोग मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं? रिया ने क्यूरियस होकर अमित से पूछा। मास्टर अमित, अभी रिया को जादू सीखते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इस समय वो खतरे में नहीं पड़ जाएगी, प्रेम ने चिंता जताते हुए कहा। प्रेम समझ चुका था कि अब अमित वफादारों की बिल्डिंग में ज्यादा पॉपुलर नहीं था। इसकी चिंता मत करो, वफादारों की बिल्डिंग के लोग बेशर्म भले हैं लेकिन इतने भी बेशर्म नहीं है। उन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को यहां नहीं भेजा है, वरना पूरे राज्य में उनका मजाक उड़ जाता। उन्होंने अपने स्टूडेंट के स्टूडेंट को यहां भेजा है। अब उन छोटे नमूनों को आ ही जाने दो। भले ही रिया को जादू सीखते हुए अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन वो मेरी स्टूडेंट है, इसलिए उसे उन लोगों को सबक सिखाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, अमित ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। पापा चिंता मत करो, मैं उन सभी को हरा दूंगी,
रिया ने प्रेम की तरफ देखकर विश्वास के साथ कहा, मुझे तुम पर भरोसा है रिया। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। अमित की बात सुनकर उसे काफी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर अमित रिया के बारे में इतना श्योर था तो फिर शायद रिया वाकई तैयार हो गई थी। प्रेम मैजिक रूम से बाहर निकलकर जैसे ही स्कूल के दरवाजे की तरफ गया, उसे वहां हिमांशु मिल गया। हिमांशु वही व्यक्ति था जो प्रेम की साइकिल को देखकर चौंक गया था और उसने प्रेम से उसकी मदद करने को कहा था। इसके बाद प्रेम ने उसे स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट भी समझाया था। प्रेम को देखकर हिमांशु की आंखों में खुशी भर आई और वो तुरंत प्रेम के पास आ गया। कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है ना, हम दोबारा मिल गए प्रेम जी। आज मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन किसने सोचा था कि आप मुझसे यहां टकरा जाएंगे। क्या अभी आपके पास थोड़ा समय है? मुझे आपसे स्टीम इंजन के बारे में कुछ बात करनी है, उसने कहा। माफ कीजिए हिमांशु सर, लेकिन मुझे अभी वापस रेस्टोरेंट जाकर इंग्रेडिएंट्स तैयार करनी है, तो अभी मेरे पास बात करने के लिए समय नहीं है। हालांकि अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप रेस्टोरेंट के फ्री टाइम में आ सकते हैं। मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी राय बताते हुए मुझे काफी खुशी होगी। प्रेम ने स्माइल करके जवाब दिया। हिमांशु के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसे देखकर ही बताया जा सकता था कि वो बहुत दिन से अच्छे से सोया ही नहीं था। ओह अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, फिर आप अभी चले जाइए। आज दोपहर को मेरा एक भी लेक्चर नहीं है, तो मैं उस समय में आपके रेस्टोरेंट में आपसे मिलने आऊंगा। हिमांशु ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, चलिए फिर मिलते हैं। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और वहां से चला गया। वो धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए अपने रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगा। आज सुबह के चौराहे का नजारा इतना खुशनुमा नहीं था। अभी बहुत सी दुकानें बंद थीं और बाहर कुछ लोग ही दिख रहे थे जो ब्रेकफास्ट लेने आए थे। चारों तरफ शांति थी। मैंने बचपन में दूसरी दुनिया का जैसा ख्वाब देखा था, यह दुनिया उससे थोड़ी अलग है, लेकिन यह जगह उतनी बुरी भी नहीं है। प्रेम ने स्माइल करके साइकिल चलाते हुए सोचा। कुछ ही देर बाद वो अपने रेस्टोरेंट पहुंच गया। उसने अपने रेस्टोरेंट के सामने साइकिल पार्क कर दी और बाहर खड़े कस्टमर से हेलो कहा। श्रुति और यामिनी के अलावा दीपेश भी अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसका इंतजार कर रहा था। प्रेम जी, मुखिया जी ने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट देकर आपके पास भेजा है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद आप अपने रेस्टोरेंट के सामने वाली जमीन का इस्तेमाल आउटडोर डाइनिंग एरिया के तौर पर कर सकते हैं। दीपेश ने स्माइल करते हुए प्रेम को देखकर कहा और फिर उसकी नजरें साइकिल पर पड़ी। ठीक है दीपेश जी, आप प्लीज अंदर आइए। प्रेम ने स्माइल करते हुए दरवाजा खोलकर कहा और सबसे पहले दीपेश को अंदर जाने दिया। उसने नहीं सोचा था कि मुखिया जी का महल इतनी जल्दी काम करेगा और सुबह सुबह ही दीपेश को डॉक्यूमेंट लेकर भेज देगा। प्रेम जी ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर जमीन किराए पर ली है। क्या वो रेस्टोरेंट को बड़ा करने की सोच रहे हैं? कहीं ये आउटडोर डाइनिंग एरिया बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? मुझे तो बाहर बैठकर खाना थोड़ा अजीब सा लगेगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं कहां बैठकर खाऊंगा। जब तक मुझे इस रेस्टोरेंट का खाना मिलता रहता है तब तक मुझे कहीं भी बैठकर खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा ये है ही नहीं। प्रेम ने चौराहे के पास की खाली जमीन किराए पर ले ली है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मुझे जैसी उम्मीद थी, प्रेम वाकई एक आम आदमी नहीं है। रेस्टोरेंट के बाहर खड़े लोग आपस में बातचीत करने लगे थे। वो प्रेम के प्लान को लेकर काफी क्यूरियस थे। उन्हें अभी ठीक से तो पता भी नहीं था कि असल में प्रेम क्या करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से इस बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। बॉस, क्या आप आउटडोर डाइनिंग एरिया बनाने वाले हैं? क्या आपने मेरी सलाह पर यह जमीन किराए पर लेने के लिए रिक्वेस्ट की थी? यामिनी ने पूछा। हाँ मिनी, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। मुझे तुम्हारी सलाह अच्छी लगी थी तो मैंने मुखिया जी से इस बारे में बात की थी और लगता है हमारा काम बन गया है। प्रेम ने स्माइल करके जवाब दिया। प्रेम जी, आपको एक बार यह किराए का कॉन्ट्रैक्ट देख लेना चाहिए। आप 3 साल तक इस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका किराया 1 कॉपर का सिक्का हर साल लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने तक ही रखेंगे, क्योंकि चौराहे के आसपास की जमीन को किसी भी बिजनेस के लिए किराए पर नहीं दिया जाता है और अभी तक सिर्फ आपके रेस्टोरेंट को आउटडोर डाइनिंग एरिया के लिए परमिशन दी गई है। दीपेश ने टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट रखकर प्रेम से स्माइल करते हुए कहा। हाँ, मैं ये बात अपने तक ही रखूंगा, प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सरल सी चीजें लिखी हुई थी। इसमें मुखिया जी के महल और मारिया रेस्टोरेंट के बारे में दिया गया था। मारिया रेस्टोरेंट को जो जमीन दी जा रही है उसके बारे में लिखा हुआ था और मारिया रेस्टोरेंट उस जमीन पर कुछ भी कर सकता है, इस बारे में लिखा हुआ था। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में किसी को ना बताने के बारे में और 3 साल के अप्रूवल के बारे में लिखा हुआ था। हर साल 1 कॉपर का सिक्का प्रेम के लिए ज्यादा कीमती नहीं था। प्रेम को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह जमीन बिल्कुल फ्री में मिल गई हो। प्रेम को इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आई तो उसने उस पर साइन कर दिया। प्रेम जी, कल रात जो आपने काम किया वो बहुत ही कमाल का था। अगर आप चाहें तो आप एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं।
दीपेश ने कॉन्ट्रैक्ट उठाकर प्रेम की तारीफ करते हुए कहा, मैं तो बस एक शेफ हूं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो कल बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। प्रेम ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने दीपेश की तरफ देखा और पूछा, रेस्टोरेंट बस खुलने ही वाला है, आप अभी मुखिया जी के महल वापस जा रहे हैं या पहले कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे? मैं यहां खाली पेट आया था, दीपेश ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो फिर आप बैठिए, रेस्टोरेंट जल्दी ही खुल जाएगा, प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। हाँ, एक बात और, रेस्टोरेंट को रिजर्व करने के लिए जो पैसे हैं वो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से होकर आप तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे और शायद आज ही हो जाना चाहिए, दीपेश ने आगे कहा। इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। उसे इस बात से बिल्कुल भी समस्या नहीं थी कि मुखिया जी का महल उसे पे करने से मना कर देगा। उसे यह बात भी पता थी कि वो 3 लाख कॉपर के सिक्के डिजर्व करता था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट एक दिन में मिल जाने का बहुत बड़ा क्रेडिट प्रेम को ही मिलना चाहिए था। उसके दिमाग की बदौलत ही ऐसा पॉसिबल हो पाया था। जैसे ही घड़ी में 7:30 बजे प्रेम ने रेस्टोरेंट के दरवाजे स्माइल करते हुए खोल दिए। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे रेस्टोरेंट में एक नई डिश आने वाली है। इसका नाम है आइसक्रीम। इसमें 4 फ्लेवर्स हैं, तो आप उनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, आइसक्रीम काफी ठंडी होती है, ऐसे में इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए। इसी कारण मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि खाना खाने के बाद ही इसे खाएं। आपको एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 आइसक्रीम ही दी जाएंगे, प्रेम ने कहा। एक और नया प्रोडक्ट? प्रेम जी की उम्र काफी लंबी हो। प्रेम जी जिस हिसाब से नई डिश ला रहे हैं, ये वाकई कमाल का है। मुझे नहीं पता कि आइसक्रीम क्या चीज है, लेकिन मैं आज इसे ऑर्डर जरूर करूंगा। प्रेम ने आज तक मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। प्रेम की बात सुनने के बाद सभी कस्टमर की आंखों में खुशी की चमक आ गई और वो वापस बातें करने लगे। प्रेम जी बड़े दिनों बाद मिले हैं, एक लंबे चौड़े आदमी ने प्रेम की तरफ आकर स्माइल करते हुए कहा। प्रेम पीछे मुड़ा और उसने देखा कि हर्ष और ऋतिक उसके सामने खड़े थे। वो बहुत दिनों से इन दोनों से नहीं मिला था। अरे ऋतिक, तुम्हारा हाथ कैसा है? प्रेम ने ऋतिक के हाथ को देखकर कहा। ऋतिक जब से दानवों की लड़ाई के लिए गया था, तब से प्रेम उससे नहीं मिला था। प्रेम को भी कुछ ही दिन पहले हर्ष ने बताया था कि लड़ाई खत्म हो गई है और ऋतिक ने उन्हें जीत दिलाई है। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ थी कि ऋतिक को इस जीत के लिए कीमत चुकानी पड़ी थी। मैं ठीक हूं, यह तो बस मामूली सी चोट है, ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा। अभी भी ऋतिक को आम बोलचाल की भाषा ठीक से नहीं आती थी। फिर ऋतिक रेस्टोरेंट में चारों तरफ देखने लगा जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। रिया ककाओ स्कूल में पढ़ने के लिए गई है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने वहां जाना शुरू किया है। उसे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम वापस आ गए हो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। ऋतिक और हर्ष प्रेम के शुरुआती कस्टमर्स में से थे, इसलिए रिया की नजरों में उनका काफी अच्छा इंप्रेशन था। ओह अच्छा, ऐसी बात है, पढ़ाई बढ़िया बढ़िया, ऋतिक ने अपना सिर खुजलाकर कहा। उसे समझ में आ गया था कि वो अपने पीछे खड़े लोगों को आने से रोक रहा है, इसलिए वो जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। प्रेम जी, फूड कंपटीशन में आपकी 5 डिशेस टॉप 100 में आई, इसके लिए आपको काफी मुबारक हो। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि कोई नया रेस्टोरेंट इतनी जल्दी टॉप 100 में आ पाया हो। विनीता ने दरवाजे पर खड़े होकर प्रेम से स्माइल करते हुए कहा। विनीता जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैंने तो सुना है कि इस बार आपका रेस्टोरेंट टॉप 10 में आया है। फिर मारिया रेस्टोरेंट तो आपसे काफी दूर है, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। विनीता एक रेस्टोरेंट की ओनर थी। ये उन्हीं ओनर्स में शामिल थी जो एक साथ प्रेम का खाना चखने के लिए आए थे। उसके बाद वो कभी कभी प्रेम के रेस्टोरेंट में आया जाया करती थी, इसलिए वो प्रेम को काफी अच्छे से जानने लगी थी। आपकी बात सुनकर तो शर्म आ रही है प्रेम जी। अगर आपके रेस्टोरेंट में इतने सारे नियम ना होते तो आपका रेस्टोरेंट भी टॉप 10 में आता, विनीता ने स्माइल करके कहा और फिर आगे बोली। साथ ही साथ मैंने सुना है कि फूड एसोसिएशन कंपटीशन के नियम बदल रहा है। अब इस बार रेस्टोरेंट चुनने के लिए वो सिर्फ कस्टमर्स के वोट नहीं लेंगे, बल्कि उनके ऑफिसर भी हर रेस्टोरेंट में खाना ट्राई करके देखेंगे। तो शायद अगली बार मारिया रेस्टोरेंट बाजी मार सकता है। जी, इतनी अच्छी बात के लिए आपका शुक्रिया। विनीता जी, अंदर आइए ना, प्रेम ने स्माइल करके कहा। भले ही विनीता प्रेम की तारीफ कर रही थी, लेकिन प्रेम को उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर सिस्टम उसे फूड कंपटीशन वाला मिशन नहीं देता तो वो कभी भी फूड कंपटीशन के बैलेट पेपर खरीदने के लिए इतने सारे पैसे खर्च नहीं करता, क्योंकि उसे रैंकिंग की कोई भी परवाह नहीं थी। एक और नई डिश? मंगल जी ने मुझसे कहा था कि बहुत मीठी रसमलाई काफी डिलीशियस है, लेकिन अभी अभी मैंने कुछ कस्टमर से सुना है कि यहाँ की लगभग सभी डिशेस काफी अच्छी हैं। मुझे अभी क्या खाना चाहिए? कैलाश ने अपनी जेब पर हाथ रखते हुए मन ही मन सोचा। कैलाश पास की ही एक बाल काटने की दुकान में काम करता था। वो 15 साल का एक पतला सा घुंघराले बाल वाला लड़का था। वो पिछले 3 महीने से वहां काम कर रहा था और इस काम से उसे खाना और रहने की जगह के लायक पैसे मिल जाते थे। शुरू शुरू में उसे कस्टमर्स के बाल धोने का काम मिला था,
कई बार ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने के कारण या गलत ढंग से बाल धोने के कारण उसे कई कस्टमर्स ने डांटा भी था। लेकिन फिर वो अपना काम और भी अच्छे से करने लगा और कल ही एक कस्टमर ने उसकी तारीफ भी की थी। अभी उसे कम से कम 6 महीने और काम करने की जरूरत थी। उसके बाद ही उसका मालिक मंगल उसे बाल काटना सिखाएगा। यह काम थोड़ा सा कठिन था, लेकिन कैलाश को पूरा विश्वास था कि वो ये कर सकता है। अगर वो ठीक से बाल काटना सीख जाता है तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस खुल सकते थे। वो चाहे तो उसी दुकान में बाल काटने का काम कर सकता था, या तो अपने गांव जाकर अपनी खुद की दुकान खोल सकता था। अपनी खुद की दुकान खोलना ही कैलाश का एक सपना था। अभी कल ही उसे सैलरी मिली थी। उसने अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा अपने घर भेज दिया था, लेकिन वो चाहता था कि वो अपनी सैलरी की खुशी मनाए। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो अपने मालिक मंगल के पसंदीदा रेस्टोरेंट यानी कि मारिया रेस्टोरेंट आकर उनकी ही फेवरेट बहुत मीठी रसमलाई खाएगा। लेकिन रसमलाई की प्राइस 200 कॉपर के सिक्के थी, जो कि उसकी आधी सैलरी के बराबर थी। कैलाश ने अपनी जेब को कसकर पकड़ा। यह काफी भारी थी, लेकिन उसमें केवल कॉपर के सिक्के ही रखे हुए थे। उसके पास सिर्फ 200 कॉपर के सिक्के थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपना मन बनाकर रेस्टोरेंट के अंदर गया। दरवाजे पर 2 सुंदर वेट्रेसेस खड़ी थीं। वो उनकी सुंदरता को देखकर काफी चौंक गया और उसने अपना सिर शर्माकर नीचे कर लिया। उसने इसके पहले कभी भी इतनी सुंदर बड़ी बहनें नहीं देखी थी। जल्दी ही उसका ध्यान रेस्टोरेंट के शानदार डेकोरेशन की तरफ गया। एक चमकता हुआ झूमर, दीवार पर लगी पेंटिंग्स, ये सब उसके लिए बहुत खास था। वो पहली बार इतनी शानदार जगह आया था। यामिनी ने स्माइल करते हुए कैलाश की तरफ देखा। वहां एक सीट खाली है, ये रहा मेनू, आप इसे देख लीजिए और आपका जो भी खाने का मन करे वो आप ऑर्डर कर लीजिए, उसने कहा। अरे थैंक यू, कैलाश ने यामिनी से स्माइल करते हुए कहा और उसे थोड़ी राहत आई। उसने जैसे ही मेनू को खोला, उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या यही रसमलाई है? ये तो काफी डिलीशियस दिख रही है। और ये राजमा चावल वाली डिश तो बहुत ही कमाल की दिख रही है। ये मछली, मैंने कभी ऐसी मछली नहीं खाई और ये भी कितनी गजब की दिख रही है। मेनू में सारी डिटेल्स देखने के बाद कैलाश काफी एक्साइटेड हो गया, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान डिशेस की प्राइस की तरफ गया, वो एकदम चुप हो गया। 200 कॉपर के सिक्कों में मैं या तो रसमलाई खा पाऊंगा या फिर आइसक्रीम। मंगल जी ने कहा था कि रसमलाई काफी अच्छी है, तो वो वाकई काफी अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मंगल जी के खाने के पहले ही मैं उसे खा पाऊंगा। फिर जब अगली बार वो लोग मारिया रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे होंगे तो भी मैं उन्हें ज्वाइन कर सकता हूं। कैलाश रसमलाई और आइसक्रीम के बीच में फंस गया था और वो तय नहीं कर पा रहा था कि वो क्या खाए। उसके बगल में बैठा हुआ एक आदमी स्माइल करने लगा। तुम जैसे नौजवान लड़के को हमेशा नई चीज ट्राई करनी चाहिए, उसने कहा और अपने लिए बहुत मीठी रसमलाई मंगा ली। मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहूंगा, कैलाश ने मेनू बंद करते हुए यामिनी से कहा। उसने इसके पहले कभी भी चॉकलेट के बारे में नहीं सुना था और ये बाकी 3 फ्लेवर के कंपैरिजन में उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, यामिनी ने कैलाश की तरफ देखकर स्माइल करते हुए सिर हिलाया और कैलाश से कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि कैलाश के अंदर उसे अपनी परछाई दिख रही थी। थैंक यू, कैलाश ने खुश होकर कहा और फिर उसने यामिनी को बाकी कस्टमर के ऑर्डर लेते हुए देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक उसे समझ आया कि वो क्यों एक अच्छा बाल काटने वाला बनना चाहता था और एक अच्छा बाल काटने वाला बनने के बाद वो क्या करने वाला था। वो ककाओ गांव में ही रुककर उसकी दुकान में काम करना चाहता था और वो उस दुकान का सबसे अच्छा बाल काटने वाला बनना चाहता था। इसके बाद काफी पैसा बचाकर ककाओ गांव में ही अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता था। एक दिन मैं भी यहां बाकी लोगों के जैसा बैठूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो ऑर्डर करूंगा और उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 200 कॉपर के सिक्के नहीं होंगे। कैलाश ने धीरे से अपनी मुट्ठी बांधकर मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर विश्वास भरी एक स्माइल आ गई। तुम वापस आ गए ऋतिक, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वरुण आज ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट आया था और हर्ष और ऋतिक को देखकर वो काफी सरप्राइज हो गया था। हाँ, कल रात ही मैं वापस आया, हाथ बिल्कुल ठीक है, बस टूट गया है, वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने वरुण की तरफ देखकर अपने हाथ बढ़ाए और आगे बोला, थैंक यू सो मच वरुण, तुम्हारे हथियारों के कारण ही हम ये लड़ाई जीत पाए। इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इस बार तुम अपने कबीले के सरदार बन सकते हो। आखिर किसने सोचा था कि तुम ककाओ गांव इतनी जल्दी वापस आ जाओगे? वरुण ने स्माइल करके ऋतिक से हाथ मिलाते हुए कहा। मेरे पापा भी चाहते हैं कि ये सरदार बने, लेकिन ये सरदार बनना नहीं चाहता। अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं भी सरदार नहीं बनता। अगर ये कबीले का सरदार बन जाएगा तो इसकी आजादी छिन जाएगी और फिर वो भी मारिया रेस्टोरेंट आकर खाना नहीं खा पाएगा, हर्ष ने हंसते हुए कहा। ऋतिक के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो तीनों थोड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे।
फिर ऋतिक क्यूरियस होकर चारों तरफ देखने लगा। कमांडर विक्रम, वो अब कैसा है? उसने पूछा। तुम्हारा मतलब वो गधे पर बैठने वाला? मैंने बहुत समय से उसे देखा नहीं। आखिरी बार जब मैंने उसके बारे में सुना था तब वो उत्तर के किसी इलाके में बड़े से राक्षस को पकड़ने जा रहा था। उसे वहां गए करीब 15 दिन हो चुके हैं। तब से मैंने उसे देखा नहीं। उसका जितना पावर लेवल है उस हिसाब से उसे किसी भी राक्षस से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी राक्षस से लड़ता है तो शायद वो वापस भी ना आ पाए। हर्ष ने सिर हिलाकर कहा। हमें जितना लगता है कि विक्रम शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से योद्धा देखे हैं। नॉर्मली वो जितने ज्यादा पावरफुल होते हैं उतना ही कम बोलते हैं। ज्यादा बोलने वाले योद्धा मर भी जल्दी जाते हैं और विक्रम जैसे योद्धा काफी लंबी उम्र जीते हैं। वरुण ने स्माइल करते हुए कहा। ठीक तभी गधे के चलने की आवाज आई और गधे पर बैठा आदमी रेस्टों की तरफ आ गया। उसने गधे को पेड़ से बांध दिया था। तुम जानते हो, विक्रम आ गया है। लगता है उसे इस बार कोई भी बड़ा राक्षस नहीं मिला। हर्ष ने स्माइल करते हुए विक्रम की तरफ देखकर कहा। विक्रम स्माइल करते हुए रेस्टों के अंदर आ गया था। इतने सारे कस्टमर्स को देखकर वो काफी सरप्राइज हो गया, लेकिन जल्दी ही उसकी नजर हर्ष की खाली टेबल पर पड़ी और वो वहां चला गया। हेलो गधे पर बैठने वाले और राक्षस को मारने वाले योद्धा, क्या इस बार तुम्हें कोई बड़ा राक्षस मिला? हर्ष ने विक्रम से अपने पुराने दोस्त की तरह कहा। सभी कस्टमर्स ध्यान लगाकर क्यूरियस होते हुए विक्रम को देखने लगे। इस पूरे राज्य में राक्षस मारने वाला टाइटल बहुत ही खास था। इसके पहले इस टाइटल को जिस आदमी ने पूरे इंसाफ के साथ निभाया था वो महेंद्र प्रताप था। एक ऐसा आदमी जो पूरे राज्य में फेमस था। कायदे से कहा जाए तो महेंद्र प्रताप अपने दिनों में राक्षसों के खून से नहाता था और उसके मुकाबले कोई भी दूसरा योद्धा मौजूद नहीं था। राक्षस भी अलग अलग पावर लेवल के होते थे। इसी कारण पिछले कुछ सालों में बहुत से योद्धाओं ने राक्षसों को मारा था और राक्षसों को मारने के कारण वो काफी प्राउड महसूस करते थे। वो बात अलग थी कि महेंद्र प्रताप के मरने के 3 साल बाद तक भी पूरे राज्य का कोई भी योद्धा 10वें लेवल के राक्षस को नहीं मार पाया था। बड़े समय बाद मिले हैं, ऋतिक ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर विक्रम से कहा। हाँ वाकई बड़े समय बाद मिले हैं। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। विक्रम ने ऋतिक की बात का जवाब दिया और अपनी जेब में से कुछ निकालने लगा। जल्दी ही उसने जेब में से एक कपड़े का काला छोटा सा बैग निकाला। उसने बैग को उल्टाया और उसमें से सुनहरे राक्षस का एक बाल टेबल पर गिर गया। वो रोशनी में चमक रहा था। ये तो, ऋतिक ध्यान से उस बाल की तरफ देखने लगा। ये तो 10वें लेवल के एक राक्षस का बाल है। विक्रम, क्या तुमने वाकई एक 10वें लेवल के राक्षस को मार दिया? सचमुच? हर्ष काफी चौंक गया था। इन लोगों की बात सुनकर बाकी कस्टमर्स भी उस बाल की तरफ देखने लगे। लोग खड़े होकर भीड़ लगाने लगे और उछल उछल कर विक्रम की तरफ देखने लगे। राक्षसों को मारने वाले योद्धा कम बचे थे और 10वें लेवल के राक्षस को मारने वाले तो अब थे ही नहीं। अगर विक्रम ने वाकई 10वें लेवल के एक राक्षस को मारा था तो महेंद्र प्रताप के बाद वही पहला ऐसा योद्धा था जो ऐसा कर पाया था। सिर्फ इतनी ही बात से पूरे राज्य में काफी पॉपुलर हो सकता था। क्या विक्रम ने वाकई एक 10वें लेवल के राक्षस को मारा है? प्रेम ने क्यूरियस होकर सोचा। वो इसके पहले भी विक्रम की ताकत के बारे में सोच चुका था, लेकिन उसने कभी भी उसकी ताकत का नमूना नहीं देखा था। हालांकि प्रेम समझ चुका था कि विक्रम राक्षसों को मारने के बारे में काफी सीरियस था, लेकिन एक राक्षस की रफ्तार के मुकाबले उसके गधे की रफ्तार शायद ही इतनी तेज थी। एक राक्षस मारने वाला? यामिनी ने डरते हुए विक्रम की तरफ देखकर सोचा। उसने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा दिखने वाला एक नौजवान आदमी इतना भयानक हो सकता है। यह वाकई में एक 10वें लेवल के राक्षस का बाल है, विक्रम ने शांति से कहा और इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। यह वाकई 10वें लेवल के एक राक्षस का बाल है। सभी लोग सरप्राइज होकर देखने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा था कि जैसे ऋतिक ने इस बाल को गलत पहचान लिया था। हालांकि अब तो विक्रम ने भी इस बात की सहमति दे दी थी कि यह 10वें लेवल के राक्षस का ही बाल था। क्या वाकई यह आदमी महेंद्र प्रताप के बाद पहला ऐसा योद्धा बन गया है जिसने 10वें लेवल के राक्षस को मारा है? सभी लोग विक्रम की तरफ देखकर सोचने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी एक और दिग्गज योद्धा का जन्म हो गया था। लेकिन मुझे यह बाल तो गिरा हुआ मिला। विक्रम ने टेबल पर से बाल उठा लिया और आगे कहा, मैं एक बार फिर से लेट हो गया था। जब तक मैं इस जगह पर पहुंचा जहां यह बाल गिरा हुआ था तब तक वहां लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2 बड़े राक्षसों के बीच में लड़ाई हुई हो। अरे, सभी कस्टमर्स ने डिसअपॉइंट होकर गहरी सांस ली और वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ गए।
वो सभी तो विक्रम के लिए तालियां बजाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सच का पता चला उन्होंने अपने हाथ नीचे कर लिए। उन्हें लग रहा था जैसे आज उनके सामने एक और दिग्गज योद्धा का जन्म हो गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अरे यार, तुमने बिना मतलब मुझे एक्साइटेड कर दिया, हर्ष ने निराश होकर कहा। ऋतिक के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेवकूफ बनने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। विक्रम ने अपनी कमर से तलवार निकालकर टेबल पर टिका दिया। मैं शाही कबाब और राजमा चावल खाना चाहूंगा, उसने मुड़कर यामिनी से स्माइल करते हुए कहा। कितना इंटरेस्टिंग आदमी है, प्रेम ने स्माइल करते हुए सोचा। उसे ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। कितने दुख की बात है कि महेंद्र प्रताप मर चुका है, वरना हमें समय समय पर उसके राक्षसों को मारने के कारनामे सुनने के लिए मिलते रहते। आज हमारे राज्य में शांति बनी हुई है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि महेंद्र प्रताप ने बहुत से दुष्ट राक्षसों का कत्ल किया था। कहानी सुनाने वाले कालीचरण ने लंबी सांस लेकर कहा। कालीचरण जी, आप तो कहानी सुनाने में इतने माहिर हैं, फिर आप हमें महेंद्र प्रताप के राक्षसों को मारने की कहानी क्यों नहीं सुनाते? बचपन में मुझे आपकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। महेंद्र प्रताप एक ऐसा योद्धा था जो मुझे काफी पसंद था। वो वाकई में एक असली योद्धा था, जिमी ने कालीचरण की तरफ मुड़कर कहा। जिमी की बात सुनकर बाकी सभी भी कालीचरण की तरफ मुड़ गए। महेंद्र प्रताप के कारनामों के किस्से पूरे राज्य में पॉपुलर थे। इनमें से ज्यादातर कहानियां अलग अलग जगहों पर राक्षसों को मारने के बारे में ही थी, लेकिन किसी को भी इन लड़ाइयों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। कालीचरण ककाओ गांव का सबसे अच्छा कहानी सुनाने वाला था। जब भी वो महेंद्र प्रताप के राक्षसों को मारने की कहानियां सुनाता था तो लोग उसकी कहानियों में खो जाते थे। उसकी कहानियां सुनने के लिए लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। हालांकि पिछले 3 साल से उसने महेंद्र प्रताप की कोई भी कहानी नहीं सुनाई थी। अब जब जिमी ने उससे कहानी सुनाने के लिए कहा था तो सभी उम्मीद कर रहे थे कि कालीचरण उसकी रिक्वेस्ट पर सहमति दिखाएगा। वो दिग्गज अब मर चुका है तो हमें हमेशा उसे अपने दिल में बसा कर रखना चाहिए। मुझे मरे हुए दिग्गज लोगों की कहानियां सुनाकर पैसे कमाना पसंद नहीं है। ऐसा करना उनकी बेइज्जती होगी। कालीचरण ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा और आगे बोला। मैं मरने के पहले राक्षस मारने वाले किसी योद्धा की एक और कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा भी नहीं। और अगर मैं कोई ऐसी कहानी सुनाऊंगा भवतों मैं सोच में पड़ जाता हूं कि उस कहानी का नायक कैसा होगा। पिछले 3 सालों से पूरे राज्य में किसी भी राक्षस मारने वाले योद्धा की कहानियां पॉपुलर नहीं हुई थी, इसलिए अब किसी को भी नहीं लगता था कि ऐसा योद्धा कभी जन्म लेगा जिसकी कहानियां पूरे राज्य में फैलेंगी। चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही ऐसा मौका मिलने वाला है, प्रेम ने कालीचरण की तरफ देखकर स्माइल करते हुए सोचा। एक बर्फीला राक्षस रिया से बदला लेना चाहता है। उम्मीद है कि जब ऐसा होगा तब तक वो 10वें लेवल का राक्षस बन चुका होगा। सबसे पहले कैलाश की आइसक्रीम आई। सभी लोग यामिनी के हाथ में आइसक्रीम के कोन को घूरने लगे। वो जान गए कि ये आइसक्रीम मेनू में अपनी इमेज की तरह ही थी। एक कोन के ऊपर 2 भूरे रंग की बॉल्स डली हुई थीं और उसमें से ठंडी हवाएं उड़ रही थीं। इसे देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ गया था और सभी लोग सोच में पड़ गए थे कि आखिर उसका स्वाद कैसा होगा। ये रही आपकी चॉकलेट आइसक्रीम, प्लीज एंजॉय कीजिए, यामिनी ने कैलाश को आइसक्रीम देते हुए कहा और स्माइल करते हुए आगे बोली। आइसक्रीम खाने का सही तरीका है कि इसे धीरे धीरे चाट कर खाया जाए। ठीक है, थैंक यू। कैलाश ने ध्यान से दोनों हाथों में आइसक्रीम की कोन पकड़ी और उसकी तरफ देखने लगा। आइसक्रीम की ठंडक उड़कर उसकी नाक में आई और उसकी खुशबू स्मेल करके वो चॉकलेट के फ्लेवर को नहीं पहचान पाया और वो आइसक्रीम की खुशबू में खो गया। आइसक्रीम की दोनों बॉल्स बहुत ही संभाल कर रखी गई थी और इनका टेक्सचर काफी स्मूथ था। कैलाश सोच में पड़ गया था कि कोई चीज इतनी अच्छी और स्मूथ कैसे हो सकती थी। क्या ये आइसक्रीम है? कैलाश के हाथ में दिख रही आइसक्रीम की तरफ सभी का ध्यान चला गया था। जब भी मारियो रेस्टो में कोई नया प्रोडक्ट आता था तो उसे बहुत लोगों का अटेंशन मिलता था। अब वो सभी आइसक्रीम खाने के बाद कैलाश के लिए रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो समझ सकें कि ये खाने लायक है या नहीं। जैसे ही कैलाश ने आइसक्रीम को अपनी जीभ से छुआ, उसे काफी ठंडक महसूस हुई। उसके बाद आइसक्रीम उसकी जीभ में घुलने लगी और इसके साथ साथ आइसक्रीम की मिठास भी उसके मुंह में घुल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस आइसक्रीम में बहुत सारे हाथ मौजूद हों जो उसके गालों और फिर उसकी गर्दन को सहला रहे हों। कितना कमाल का फ्लेवर है। इसमें दूध के टेस्ट के साथ साथ काफी मिठास भी है और ये दोनों मिलकर क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। पहली बार की चाटी हुई आइसक्रीम गटकने के बाद कैलाश ने आइसक्रीम को देखते हुए सोचा और वो खुद को एक बार और आइसक्रीम चाटने से रोक नहीं पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आइसक्रीम के फ्लेवर में बिल्कुल डूब गया।
वो एक बेशकीमती खजाने की तरह आइसक्रीम को बिल्कुल धीरे धीरे सहेज कर अपने मुंह में रख रहा था। ये वाकई में डिलीशियस दिख रही है, क्या मुझे भी एक ऐसी आइसक्रीम ले लेनी चाहिए? जिमी ने कैलाश के हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम कोन की तरफ देखकर सोचा। फिर उसने अपनी जेब पर हाथ पटका और सोच में पड़ गया। उसे अभी अभी अपने महीने की पॉकेट मनी मिली थी और अगर उसे ये पैसे पूरे महीने तक चलाने थे तो उसे काफी सोच समझकर खर्च करने की जरूरत थी। उसने ऑलरेडी रसमलाई ऑर्डर कर दी थी और अगर अब वो आइसक्रीम भी ऑर्डर कर देता तो शायद वो अगले दिन मारिया रेस्टो में खाने के लिए नहीं आ पाता। मैं भी उसके जैसी आइसक्रीम खाना चाहूंगा। जब मैं अपनी शाही कबाब खत्म कर लूं तब तुम मेरे लिए वो ले आना। एक नौजवान लड़के ने अपना हाथ उठाकर कहा। पापा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, क्या आप मेरे लिए भी एक आइसक्रीम ला सकते हैं प्लीज? एक छोटी बच्ची ने अपने पापा का हाथ पकड़कर उनकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। नहीं, तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि सुबह सुबह ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। उसके पापा ने ना में सिर हिलाकर कहा। लेकिन मुझे वो चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। वो बच्ची अपने पापा का जवाब सुनकर जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू उसके गाल पर से बहने लगे। रो मत मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मी से पूछ लूंगा। अगर वो कह देंगे तो हम तुम्हें लंच में आइसक्रीम खाने के लिए जरूर देंगे। अगर मैंने उनसे बिना पूछे तुम्हें आइसक्रीम खिलाई तो हम दोनों को सजा मिलेगी। उस पिता ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा। उसने टेबल पर से बहुत मीठी रसमलाई उठाई और आगे बोला, ये रही तुम्हारी फेवरेट बहुत मीठी रसमलाई, चलो अब खा लो, मैं आइसक्रीम के बिना मर जाऊंगी। उस बच्ची ने अपनी कुर्सी पर उछलकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। हालांकि रसमलाई की खुशबू स्मेल करने के बाद उसका मुंह अपने आप रसमलाई खाने के लिए खुल गया और रसमलाई गटकने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और धीरे से बड़बड़ाई, रसमलाई भी अब मुझे जिंदा नहीं रख सकती। आसपास के सभी कस्टमर्स उस छोटी बच्ची की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगे। वो काफी गोलू मोलू थी और वो इतनी सुंदर थी कि सब लोग उसे पसंद कर रहे थे। उस छोटी बच्ची ने अपनी एक आंख खोलकर अपने पापा को देखा और तुरंत उसे बंद कर लिया ताकि उसके पापा उसे आंखें खोलते हुए ना देख सकें। उसके पापा ने जैसे ही कैलाश के हाथ में आइसक्रीम देखी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, तुम ये रसमलाई खा लो, फिर हम थोड़े से शाही कबाब खाएंगे और उसके बाद पापा तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद देंगे। थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद उसने कहा, सचमुच? उस छोटी लड़की ने अपनी आंखें खोलकर कहा, क्या तुम्हारे पापा ने कभी तुमसे झूठ बोला है? उस आदमी ने कहा, ये थैंक यू पापा। छोटी बच्ची ने अपनी सीट पर खड़े होकर कहा और अपने पापा के हाथों से रसमलाई खाने लगी। मुझे बस उम्मीद है कि तुम्हें आइसक्रीम खिलाने की वजह से मुझे फिर से घर के बर्तन न धोने पड़े। उसके पापा ने एक गहरी सांस लेकर मन ही मन सोचा। वो उसे मना नहीं कर पाता था और उसकी बेटी हमेशा ऐसा ही चाहती थी। तो 200 कॉपर के सिक्के की आइसक्रीम ऐसी लगती है? ये उन बिस्किट से तो काफी अच्छी है जो 1 कॉपर के सिक्के में 1 आते हैं। इस दुनिया में वाकई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत टेस्टी हैं। अगर मेरे पास अभी काफी पैसे होते तो मैं ऐसी 10 आइसक्रीम खरीद लेता। अपनी आइसक्रीम पूरी खाने के बाद कैलाश ने आइसक्रीम कोन की तरफ देखकर सोचा। उसने जेब से अपना पर्स बाहर निकाला और पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया। ये रहे आपके 200 कॉपर के सिक्के। जैसे ही श्रुति उसके पास आई, कैलाश ने नर्वस होकर पैसे निकालते हुए कहा, रेस्टोरेंट में कोई भी इतने सारे कॉपर के सिक्कों से पेमेंट नहीं करता था। जी शुक्रिया। श्रुति ने पैसे लिए और सिक्के गिनने लगी। उसके बाद श्रुति ने सारे सिक्के एक बैग में डाले और कैलाश से बोली, ये पूरे 200 कॉपर के सिक्के हैं। थैंक यू। कैलाश ने सिर हिलाकर कहा और अपना खाली पर्स जेब में रखकर रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। उसने मुड़कर रेस्टोरेंट की तरफ स्माइल करते हुए देखा और मन ही मन बोला, मैं एक दिन अपनी दुकान का सबसे अच्छा बाल काटने वाला बन जाऊंगा और शायद एक दिन मैं इस पूरे ककाओ गांव का सबसे अच्छा बाल काटने वाला बन जाऊंगा। और जब ऐसा वक्त आएगा तब मैं हर रोज 3 टाइम का खाना खा पाऊंगा। खुद से वादा करने के बाद कैलाश वहां से चला गया और अपनी दुकान की तरफ जाने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत से कस्टमर्स आइसक्रीम खाना चाहते थे। आइसक्रीम ने जल्दी ही उनका दिल जीत लिया था। भले ही इतनी सुबह से ठंडी चीज खाने की कोई भी सलाह नहीं देता था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। जब दीपेश अपने खाने के पैसे दे रहा था तो वो प्रेम की तरफ मुड़ा। प्रेम जी, मैं अपने बेटे के लिए एक आइसक्रीम कोन घर ले जाना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने पूछा। अगर आप बर्फीले मैजिशियन हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आइसक्रीम नॉर्मल टेम्परेचर में पिघल जाती है, इसलिए मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप उसे बाहर लेकर जाएं। जब भी आपकी छुट्टी रहे तो आप अपने बेटे को यहां लेकर आ सकते हैं। प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा, ओ अच्छा, ऐसी बात है, फिर मुझे ऐसा ही करना होगा।
दीपेश ने सिर हिलाकर कहा और डिसअपॉइंट हो गया। फिर उसने प्रेम को बधाई देते हुए कहा, प्रेम जी, आपका रेस्टोरेंट शायद ककाओ गांव में बहुत जल्दी ही पॉपुलर होने वाला है। आप तो बहुत दयालु हैं। प्रेम ने उसे एक मॉडेस्ट स्माइल देते हुए कहा। अब उसे इस तरह की तारीफों की आदत हो चुकी थी। जब ब्रेकफास्ट के ओपनिंग आवर खत्म हुए तो श्रुति और यामिनी भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई, क्योंकि उन्हें आज कपड़े खरीदने के लिए जाना था। प्रेम ने रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला रखा और रेस्टोरेंट के बाहर की जमीन की तरफ देखने लगा। सिस्टम, अब रेस्टोरेंट के बाहर की जमीन मेरी है, तो मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है ना? उसने पूछा। मारिया रेस्टोरेंट चौराहे के सबसे किनारे पर था और काला पानी जेल और मारिया रेस्टोरेंट के बीच सिर्फ एक दीवार थी। भले ही मारिया रेस्टोरेंट काला पानी जेल के ठीक बगल में था, लेकिन उसके बीच थोड़ी सी दूरी थी। रेस्टोरेंट दीवार से करीब 20 मीटर दूर था और दीवार के बगल में पेड़ों की 2 रो थीं। इसी कारण रेस्टोरेंट काला पानी जेल से बिल्कुल लगा हुआ नहीं दिखता था। सुरक्षा के हिसाब से दीवारों के बीच में करीब 10 मीटर गहरी खाई थी और उस खाई में बहुत ही खतरनाक जाल बिछे हुए थे। इस खाई के अलावा 5 दीवारें और थीं, जो काला पानी जेल के चारों तरफ फैली हुई थीं। साथ ही साथ काला पानी जेल में एक फर्स्ट फ्लोर और एक अंडरग्राउंड सेक्शन था। फर्स्ट फ्लोर पर छोटे मोटे अपराधी रहते थे और जिन भी अपराधियों ने काफी बुरे अपराध किए थे उन्हें अंडरग्राउंड वाले सेक्शन में रखा जाता था। काला पानी जेल का ये अंडरग्राउंड सेक्शन कितना गहरा था, इसके बारे में वहां का जेलर या ककाओ गांव के मुखिया ही जानते थे। हालांकि एक बात तो सभी को पता थी कि 10वें लेवल का व्यक्ति भी काला पानी जेल से छूटकर वापस नहीं आ सकता था। साथ ही साथ काला पानी जेल में बहुत ही कम 10वें लेवल के अपराधी थे। वहां ज्यादातर कैदी स्पीशीज के बीच हुई लड़ाई में बचे हुए अपराधी थे और कुछ अपराधी ऐसे थे जिन्होंने हाल ही के सालों में नियम तोड़ने के जैसे कोई अपराध किए थे। पूरे राज्य में कोई भी ककाओ गांव के नियमों को मजाक में नहीं लेता था। बस इसी कारण इतने सारे 10वें लेवल के अपराधी अभी तक इतने सालों से काला पानी जेल में बंद थे। 15 साल पहले देवी मंदिर के मुखिया रोशन ने 10 लोगों की एक टीम बनाकर 10वें लेवल के अपराधियों को ककाओ गांव में पकड़ने के लिए भेजा था। वो लोग उनका पीछा राक्षसों के आइलैंड तक करते रहे और वहां वो अपराधी मारे गए। लेकिन उस टीम को वहां कुछ लोगों ने घेर लिया और वो जंगल में फंस गए। उसके बाद ककाओ गांव के मुखिया मुकुंद ने अपनी एक सेना भेजी और राक्षसों के आइलैंड पर हमला किया। इन सेना को प्रिंसिपल नवीन और मुकुंद ने लीड किया था, जिससे राक्षसों के आइलैंड पर भी काफी दबाव आ गया और उन्होंने देवी मंदिर के सभी ऑफिसर्स को छोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में ककाओ गांव के नियमों के बारे में सभी जानने लगे और कोई भी उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसके बाद ककाओ गांव में एक नियम बना जिसमें लिखा गया कि 9वें लेवल से कम के किसी भी राक्षस को ककाओ गांव में आने से पहले खुद को इंसानी रूप में बदलना होगा और वो ककाओ गांव में बिना किसी वजह अपने राक्षस रूप में नहीं आ सकते, वरना उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। प्रेम ने अपना ध्यान काला पानी जेल के दीवारों से हटा लिया। ऐसा कहा जाता था कि जब ककाओ गांव बनाया गया तो उस समय यहाँ के जो लीडर थे वो काफी आइडियल थे और यहाँ के मुखिया हमेशा इक्वालिटी में भरोसा करते थे। मुखिया जी ने हमेशा ककाओ गांव को एक सबसे सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश की और प्रिंसिपल नवीन ने ककाओ गांव के सभी लोगों को शिक्षा दिलाने की कोशिश की। उस दौरान उनके सभी लीडर्स ने उनकी मदद की। उन्होंने जो भी ककाओ गांव में किया था ऐसा पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ था। मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन लोगों के बिना ककाओ गांव इतनी अच्छी जगह नहीं बन पाता, प्रेम ने सोचा और स्माइल करने लगा। काला पानी जेल की दीवार से लगा हुआ एक रास्ता था जो रेस्टोरेंट के सामने से जाता था। यहाँ 4 टेबल कुर्सी लगाने के लिए काफी जगह थी। मुबारक हो, आउटडोर डाइनिंग एरिया के लिए जगह ले लेने के कारण तुम 16 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है। इस मिशन का इनाम है कि तुम्हें आउटडोर डाइनिंग एरिया बनाने का एक पैकेज दिया जाता है, सिस्टम ने कहा। अभी प्रेम के रेस्टोरेंट के आसपास कोई भी नहीं था। ठीक है, तो अभी आउटडोर डाइनिंग एरिया बना दो, प्रेम ने आदेश देकर कहा। माफ करो, लेकिन अभी तुम्हारा रेस्टोरेंट काफी लो लेवल पर है, इसलिए तुम रेस्टोरेंट को बड़ा नहीं कर सकते, सिस्टम ने कहा। क्या मजाक है यार, तुमने ही तो कहा था ना कि रेस्टोरेंट का लेवल काफी कम है इसलिए ये मिशन कर लो। प्रेम को लगा जैसे सिस्टम ने उसे काफी बेवकूफ बना दिया था। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि रेस्टोरेंट अभी काफी लो लेवल पर है, इसलिए तुम डाइनिंग एरिया का कंस्ट्रक्शन पैकेज नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हें यह पैकेज चाहिए तो प्लीज अपने रेस्टोरेंट को जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर लो, सिस्टम ने बहुत ही साधारण सा जवाब दिया। क्या बकवास है यार, प्रेम ने कहा और एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए आगे बोला। सिस्टम,
मेरा बचा हुआ बैलेंस बताओ। रेस्टों का बचा हुआ बैलेंस है 47,10,021 कॉपर के सिक्के, सिस्टम ने जवाब दिया। अभी हमारे पास मुखिया जी के महल से रिजर्वेशन की फीस भी नहीं आई है, प्रेम ने कहा। प्रेम अभी भी रेस्टों को अपग्रेड करने के लिए पीछे था। हालांकि उसने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था, उसे तो बस अपने स्ट्रेंथ पॉइंट खरीदने थे। सेकंड स्ट्रेंथ पॉइंट खरीदने की कीमत 50,000 सोने के सिक्के थे और यह खरीदना उसके लिए काफी जरूरी था। अभी प्रेम की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ताकतवर होना ही था, इसलिए उसे पैसे बचाने की जरूरत थी। प्रेम रेस्टों के दरवाजे पर एक कुर्सी डालकर बैठ गया। सिस्टम, रेस्टों अपग्रेड करने से मुझे क्या फायदा होगा? अगर इसमें सिर्फ रेनोवेशन होना है तो मैं क्यों अपग्रेड करूं? प्रेम ने पूछा। प्रेम स्ट्रेंथ पॉइंट खरीदकर भी रेस्टों के अपग्रेड में इन्वेस्ट कर सकता था और इसी में आउटडोर डाइनिंग एरिया भी इंक्लूड था। रेस्टों को अपग्रेड करने के बहुत से फायदे हैं। तुम्हें आउटडोर डाइनिंग एरिया का कंस्ट्रक्शन पैकेज मिल जाएगा और इसके अलावा भी तुम्हें बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। एक अपग्रेड पैकेज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम ऐसा मौका मत छोड़ो, सिस्टम ने तुरंत बताया। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन मुझे इन सब की कोई जल्दी नहीं है, बल्कि मैं तो अभी सोने जा रहा हूं, प्रेम ने हाथ पैर हिलाकर कहा। उसे पता था कि अगर रेस्टों को अपग्रेड करने से कोई बड़े चेंजेस आने वाले थे तो उसे यह काम रात में करना चाहिए था। बाकी सभी फायदों के अलावा अभी प्रेम को जो सबसे खास चीज दिख रही थी वो ये थी कि रेस्टों का डिफेंस सिस्टम भी अपग्रेड होने वाला था। उसे अपनी और रिया की सेफ्टी की सबसे ज्यादा चिंता थी, क्योंकि कोई भी 24 घंटे चौकन्ना नहीं रह सकता था, चाहे वो 10वें लेवल का कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। साथ ही साथ अगर उस पर ऐसे ही लगातार हमले होते रहे तो उसकी जिंदगी काफी जोखिम में पड़ सकती थी। प्रेम हमेशा डर के साथ नहीं जीना चाहता था, इसी कारण उसका एक ही लक्ष्य था कि वो अपने रेस्टों के डिफेंस सिस्टम को कम से कम 10वें लेवल तक अपग्रेड कर दे। इससे रेस्टों एक किले की तरह मजबूत हो जाएगा और प्रेम की सुरक्षा की पूरी गारंटी रहेगी। इसके बाद प्रेम अपनी पहचान पूरी दुनिया को बिना किसी डर के बता सकता था। साथ ही साथ जब महेंद्र प्रताप मारा गया था तब पूरी दुनिया उसकी दुश्मन नहीं बनी थी, बल्कि उसका तो कालचुरी राज्य की सेना में काफी नाम था। यहां तक कि उसकी जिंदगी के कारनामे लोगों को सुनाए जाते थे। बस इसलिए ही कालचुरी राज्य ने उस घटना की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। हालांकि प्रेम इन सब चीजों से काफी दूर था। उसे लोगों की नजरों से बचकर रहना था और करूर के लोगों से भी अपने आप को बचाना था। इसके साथ साथ उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की भी जरूरत थी। केवल पैसों और ताकत के दम पर ही वो इस दुनिया में अपनी सुरक्षा कर सकता था। किसी को अपनी जान बचाने के लिए ताकत ही अकेली जरूरी चीज नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल महेंद्र प्रताप था। वो भले ही इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था, लेकिन वो भी मौत के चंगुल से नहीं बच पाया था। वो हमेशा अकेला शेर बनकर मैदान में उतरता था। ना तो वो कभी सेना लेकर आगे बढ़ता था, ना ही अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ता था। उसके साथ बस इशिता और उसका घोड़ा रहता था। जिस भी व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल होता है, सभी पावरफुल लोग उससे चिढ़ते हैं और वो उनके लिए खतरा बनकर रह जाता है। महेंद्र प्रताप भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया था, इसलिए लोगों के पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि महेंद्र प्रताप कालचुरी राज्य का एक हीरो था, लेकिन उसे उसके ही लोगों ने मार दिया था। इसी कारण प्रेम इस बार अकेला शेर नहीं बनना चाहता था। हालांकि उसे पता था कि ताकतवर होने के तरीकों में एक तरीका यह भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ ताकतवर लोग जुटा ले और उनकी एक सेना बना ले। हालांकि प्रेम ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। उसे रोज रिया के साथ खेलने में मजा आता था और उसे अपनी शेफ की जिंदगी काफी पसंद थी। वो अपनी इस जिंदगी को किसी सेना की कमांड लेने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। साथ ही साथ उसे पता था कि कालचुरी साम्राज्य के आगे एक छोटी सी सेना बिल्कुल भी नहीं टिक सकती थी। भले ही सेना का लीडर कोई 10वें लेवल का योद्धा या मैजिशियन ही क्यों ना हो, कालचुरी राज्य को हराना आसान बात नहीं थी। लेकिन किसी को भी हराने के और भी तरीके थे। प्रेम चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल लोगों से अपने रिश्ते बना सके। वो जितने ज्यादा पावरफुल लोगों से जुड़ेगा उतना ही ज्यादा उसका दबदबा बनेगा। अभी हाल में ककाओ गांव उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन था। ककाओ गांव खुद एक बड़ी ताकत बनकर उभर आया था और उसमें इतनी काबिलियत थी कि वो कालचुरी राज्य से निपट सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रेम को ककाओ गांव काफी पसंद था, इसलिए वो ककाओ गांव को एक अच्छी जगह बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहता था। हालांकि प्रेम ना तो देवी मंदिर का मुखिया था और ना ही इस गांव का मुखिया। भले ही वो अपनी सारी ताकत रिकवर क्यों न कर ले, फिर भी वो पूरे ककाओ गांव को अपने साथ खड़ा नहीं कर सकता था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था कि अगर वो महेंद्र प्रताप जितना ताकतवर हो जाएगा तो वो इस गांव का लीडर बन सकता था।
मारिया रेस्टोरेंट का शानदार खाना ही प्रेम की सबसे बड़ी ताकत थी और इसी के दम पर वो ककाओ गांव के पावरफुल लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। हालांकि इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन पूरे साम्राज्य से सिर्फ एक रेस्टोरेंट के लिए नहीं लड़ना चाहेगा। प्रेम का असली हुक्म का इक्का स्टीम इंजन था। यह एक ऐसी चीज थी जिससे पूरे राज्य में क्रांति आ सकती थी और एक नए युग की शुरुआत हो सकती थी। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, वैसे वैसे केवल आदमियों के दम पर प्रोडक्शन कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है। जिन स्पीशीज का स्टैमिना काफी ज्यादा है या जो जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन में फायदेमंद थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ग्रो होता है, कंज्यूमर्स की डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। साथ ही साथ अभी इस राज्य की इकोनॉमी में ग्रोथ का काफी पोटेंशियल था, इसलिए बढ़ते हुए मार्केट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी काम की चीज हो सकती थी। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो लोगों की जगह काम करके प्रोडक्शन का रेट बढ़ा सके। अगर स्टीम इंजन का इन्वेंशन इस दुनिया में हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया की रफ्तार बढ़ जाएगी और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का युग आ जाएगा। बस इसी कारण मुखिया जी का महल हिमांशु की टीम की पूरी मदद कर रहा था। स्टीम इंजन, कोयला और स्टीम, ये तीनों चीजें ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए काफी थीं। इस दुनिया में दो चीजें तो मौजूद थीं, तो जो भी स्टीम टेक्नोलॉजी को मास्टर कर सकता था वो इस पूरी दुनिया को स्टीम के एरा में भी लेकर जा सकता था। ये सारा नॉलेज प्रेम के दिमाग में पहले से था। अब उसे बस एक ही चीज करने की जरूरत थी कि वो स्टीम इंजन इन्वेंशन से ज्यादा फायदा कमा सके। वो सिर्फ ज्यादा पैसों में बेचने का नहीं सोच रहा था, बल्कि वो इस नए युग के सबसे ताकतवर लोगों में से बनना चाहता था। बस इस तरह ही वो 3 साल पहले महेंद्र प्रताप के साथ हुई घटना को अपने साथ होने से रोक सकता था। इसके बाद ही वो अपना रेस्टोरेंट खुशी खुशी चला सकता था और रिया के साथ रोज खेल सकता था और प्रेम इसी तरह की जिंदगी चाहता था। प्रेम के दिमाग में ऑलरेडी 2 प्लान्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी अभी लागू नहीं किया जा सकता था। भले ही अभी वो हिमांशु के पास जाता है या खुद मुखिया जी के पास, लेकिन वो अभी इतना ताकतवर नहीं था कि इस डील से होने वाले सही फायदे को कमा पाए। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। किसी पॉलिटिशियन से डील करना बहुत कठिन है। अगर मैं उन्हें कुछ कमाल की चीज नहीं दिखाऊंगा तो उन्हें कन्विंस करना भी बहुत कठिन हो जाएगा। प्रेम ने सिर हिलाते हुए स्माइल करके मन ही मन सोचा और अपने रेस्टोरेंट के सामने खाली जमीन को देखने लगा। हालांकि जिन पॉलिटिशियंस के हाथ में अभी ककाओ गांव की सत्ता थी वो काफी इंटरेस्टिंग थे। प्रेम उनकी खातिर कुछ भी कर सकता था। वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा था, उसकी तो बस इतनी सी चाहत थी कि उसकी जिंदगी सुरक्षित और स्थायी हो। पैसे कमाना तो उसके लिए जिंदगी जीने का बस एक जरिया था। हेलो, क्या आप प्रेम हैं? मैं मुखिया जी के महल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से आई हूं और मुझे आपकी कल की रिजर्वेशन फीस देने के लिए भेजा गया है। जब प्रेम की नींद लगने ही वाली थी तभी एक आवाज आई। प्रेम ने अपनी आंखें खोली और उसे एक लड़की मुखिया जी के महल की यूनिफॉर्म में खड़ी मिली और वो अपनी जगह से सरप्राइज होकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं ही प्रेम हूं। मुखिया जी का महल वाकई काफी अच्छे से काम करता है, उसने कहा। इस लड़की की उम्र करीब 21 से 22 साल के आसपास थी। वो काफी दुबली पतली थी और उसका गोल चेहरा था। उसके बाल उसके कान के नीचे तक आ रहे थे और वो बिल्कुल प्रोफेशनल दिख रही थी। वो प्रेम को देखते हुए स्माइल कर रही थी और उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी भरी हुई थी। क्या वाकई यही वो रेस्टोरेंट ओनर है जिसने कल की कॉन्फ्रेंस को एक रात में ही खत्म कर दिया? फरीदा ने जैसा सोचा था, प्रेम उससे ज्यादा जवान और हैंडसम था। फरीदा की नजरों में प्रेम एक चार्मिंग इंसान की तरह था। राक्षस और डीमंस के बीच हुई कॉन्फ्रेंस एक रात में ही खत्म हो गई थी और दोनों साइड्स ने पीस ट्रीटी पर आज सुबह ही साइन कर दिए थे। यह खबर मुखिया जी के पूरे महल में फैल चुकी थी और इसी के साथ साथ मारिया रेस्टोरेंट का ओनर यानी कि प्रेम कॉन्फ्रेंस इतनी जल्दी खत्म करने के कारण मुखिया जी के महल में काफी पॉपुलर हो गया था। यह बात बिल्कुल साफ थी कि कॉन्फ्रेंस को जल्दी खत्म करने में प्रेम ने काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। किसी को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस की बातें खुफिया रखी जाती थीं। लेकिन लोग जिस चीज के बारे में अभी जानना चाहते थे वो कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो प्रेम था। एक रात के लिए रेस्टोरेंट रिजर्व करने की फीस 3 लाख कॉपर के सिक्के और रेस्टोरेंट के ओनर ने कॉन्फ्रेंस में मदद की। बस यही 2 बातें थीं जो जानने के लिए सभी लोग काफी क्यूरियस थे। क्या मेरे चेहरे पर कुछ दिख रहा है? प्रेम ने फरीदा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। प्रोफेशनल होने के साथ साथ फरीदा काफी सुंदर भी थे। अरे नहीं, कुछ भी नहीं, फरीदा ने तुरंत होश में आकर कहा और शर्मा कर अपना सिर हिलाने लगी। फिर उसने जैसे ही प्रेम की तरफ देखा वो काफी एम्बैरस होकर बोली,
प्रेम जी, क्या आपके पास अभी थोड़ा समय है ताकि हम पेमेंट की प्रोसेसिंग कर सकें? हाँ बिल्कुल, अंदर आइए ना। प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाकर कहा और फरीदा को रेस्टोरेंट में बुला लिया। जी थैंक यू, फरीदा ने सिर हिलाकर कहा और उसकी नजरों में प्रेम का इंप्रेशन और भी अच्छा हो गया, क्योंकि प्रेम सिर्फ हैंडसम नहीं था बल्कि वो एक जेंटलमैन भी था। फरीदा जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आई वो काफी चौंक गई। वो अभी तक सोच रही थी कि मुखिया जी ने इस छोटे से रेस्टोरेंट को कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों चुना था, लेकिन अभी उसे यह बात पता चल गई थी कि इस छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर एक बड़ी सी दुनिया थी। प्लीज आप बैठ जाइए, प्रेम ने किचन से बाहर आते हुए स्माइल करते हुए कहा और फरीदा की टेबल पर एक गिलास पानी रख दिया। जी थैंक यू, फरीदा ने कहा और टेबल पर डॉक्यूमेंट्स रख दिए। उसने पानी का ग्लास ध्यान से उठाया और उसे देखने लगी। उसे ग्लास के आर पार प्रेम दिखाई दिया और उसे समझ आया कि वो जो कर रही थी वो ठीक नहीं है। इसलिए उसने एम्बैरस होकर ग्लास नीचे रख दिया और बोली, जी माफ कीजिएगा, मैं पहली बार ऐसा ग्लास देख रही हूं, इसलिए। कोई बात नहीं, जब मैंने भी ऐसा ग्लास पहली बार देखा था तो मैं उसको हाथ में लेकर पूरी रात सोया था, प्रेम ने सिर हिलाते हुए स्माइल करके कहा। फरीदा प्रेम की बात सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और वो तारीफ भरी नजरों से प्रेम की तरफ देखने लगी। प्रेम के एक छोटे से जोक ने उन दोनों के बीच का माहौल काफी ठीक कर दिया था। ये पेमेंट का फॉर्म है, आपको यहां साइन करना है और ये मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फरीदा ने खुद को शांत करने के लिए पानी का एक घूंट पिया और प्रेम के हाथ में कागज की 2 शीट्स दे दी और उसी समय उसने नीले कलर का एक बैग प्रेम की तरफ बढ़ाया और स्माइल करके बोली, ये रहे आपके 3 लाख प्लैटिनम के सिक्के, अगर आप चाहें तो इन्हें गिन भी सकते हैं। नहीं, मुझे मुखिया जी के महल पर पूरा भरोसा है, प्रेम ने साइन करते हुए कहा और स्माइल करके बैग एक तरफ रख दिया। सिस्टम ने ये पैसे पहले ही जोड़ लिए थे, इसलिए प्रेम को पहले ही पता था कि एक भी सिक्का कम नहीं है। आप वाकई में इंटरेस्टिंग इंसान हैं प्रेम जी, फरीदा ने प्रेम से डॉक्यूमेंट लेकर कहा। यहां आने के पहले वो 2 बार ये पैसे गिन चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि इसमें एक भी सिक्का कम नहीं है। उसने साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा और काफी सरप्राइज हो गई, क्योंकि प्रेम की हैंडराइटिंग उसकी हैंडराइटिंग से भी ज्यादा अच्छी थी। रेस्टोरेंट इंटरेस्टिंग ही होना चाहिए, वरना मुझे कभी कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, प्रेम ने स्माइल करके जवाब दिया। शायद ये रिया के कारण था, लेकिन अपनी इस जिंदगी में प्रेम अब बहुत ज्यादा घुल मिलकर रहने वाले इंसानों में से बन गया था। अपनी पिछली जिंदगी में वो काफी अकड़ू इंसान था, लेकिन अपनी इस जिंदगी में उसे लोगों के साथ बातें करना बहुत पसंद था। उनकी कहानियां सुनना और उन्हें अपनी कहानियां सुनाना भी उसे काफी पसंद था। इंटरनेट से दूर रहने के कारण प्रेम दुनिया के लोगों में ज्यादा ध्यान देता था और उसे यह बात पता चल गई थी कि डिजिटल दुनिया से ज्यादा अच्छी असल दुनिया होती है। प्रेम जी, मैंने सुना है कि मारिया रेस्टोरेंट का खाना काफी अच्छा है, क्या मैं अभी कुछ ऑर्डर कर सकती हूं? मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद फरीदा ने प्रेम की तरफ मुड़कर नर्वस होते हुए पूछा। यहां आने के पहले उसके साथियों ने उसे बताया था कि प्रेम काफी जिद्दी इंसान है और वो कभी भी ओपनिंग आवर्स के अलावा खाना नहीं बनाता है। हालांकि प्रेम से मिलने के बाद फरीदा को ऐसा नहीं लगा था। उसे प्रेम एक जेंटल इंसान लगा था, तो उसे उम्मीद थी कि शायद वो मान जाएगा। जी मुझे माफ कीजिए, लेकिन हमारे ओपनिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं और अभी हम किसी भी तरह का खाना नहीं दे सकते। आपको यहां खाना खाना है तो आप हमारे ओपनिंग आवर्स के समय आइए, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं अगली बार जरूर आऊंगी, फरीदा ने डिसअपॉइंट होकर सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने ग्लास का पानी खत्म किया और खड़े होकर बोली, अब मैं चलती हूं प्रेम जी। हाँ, एक बात और, मेरा नाम फरीदा है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा फरीदा जी, प्रेम ने कहा। जब फरीदा चली गई तो प्रेम ने रेस्टोरेंट का दरवाजा लगा दिया। सिस्टम, मुझे स्ट्रेंथ पॉइंट खरीदना है, उसने सिस्टम से कहा। स्ट्रेंथ पॉइंट खरीदने की कीमत 50,000 सोने के सिक्के हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये खरीदना चाहते हो? सिस्टम ने कहा। हाँ, मुझे ताकतवर बनना है, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। 50,000 सोने के सिक्के काट लिए गए हैं, स्ट्रेंथ पॉइंट खरीदा गया, सिस्टम ने जवाब दिया। क्या तुम अभी ये स्ट्रेंथ पॉइंट इस्तेमाल करना चाहते हो? हाँ, नहीं, एक मिनट रुको जरा। स्ट्रेंथ पॉइंट एक्टिवेट कर दिए गए हैं, तुम क्या कह रहे थे? सिस्टम ने कहा। अचानक प्रेम को एक बिजली का झटका सा लगा और उसकी बॉडी हिलने लगी। प्रेम को ऐसा लग रहा था कि इस वक्त अगर वो म्यूजिक के साथ किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो जीत सकता है। भाड़ में जाओ सिस्टम। प्रेम का चेहरा काफी काला दिखने लगा था। उसने अपने बाल छुए जो सिस्टम के कारण खड़े हो गए थे।
और तभी उसे एक काफी तेज बिजली का झटका लगा, जिससे उसका हाथ अपने आप नीचे आ गया। इसके अलावा उसकी उंगलियां अभी भी सुन्न थीं। उसके शेफ वाले सूट में भी कुछ छेद हो गए थे, क्योंकि उसकी बॉडी में काफी तेज करंट का झटका लगा था और रेस्टों में कुछ जलने की बदबू आने लगी। प्लीज मुझे गाली मत दो, सिस्टम ने सीरियस होकर कहा। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। प्रेम ने सिस्टम की बात सुनकर उसे और गालियां दी। वो अभी बिजली का झटका खाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पूरे शरीर में बिजली का झटका लग चुका था और उसके शरीर के सेल्स हिल चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने स्वर्ग की एक झलक दिखा दी हो। वो अपनी फीलिंग्स ठीक से बता भी नहीं सकता था। जैसे ही प्रेम ने अपना शेफ का सूट उतारा, उसे समझ में आ गया कि उसके शरीर पर कालिक के अलावा और कुछ भी गलत नहीं हुआ था। उसका शरीर जला भी नहीं था और यह देखकर उसने एक राहत की सांस ली। उसके बालों में बिजली का झटका काफी देर तक बना रहा और फिर वो गायब हो गया। प्रेम अपनी मुट्ठी बांधने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही उसके मसल्स फूले, उसे महसूस हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अपनी स्ट्रेंथ 5% बढ़ाने के बाद वो अब ताकतवर हो गया था। साथ ही साथ उसकी रफ्तार और तलवारबाजी भी इससे बढ़ गई थी और उसकी ओवरऑल पावर भी ज्यादा हो गई थी। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत। मैंने 50,000 पॉइंट्स कमा लिए हैं, है ना? इसका मतलब मैं रेस्टों को अपग्रेड कर सकता हूँ। प्रेम ने दरवाजा लगाते हुए सिस्टम को बीच में ही टोक कर कहा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। सिस्टम ने फिर अपनी बात पूरी नहीं की और वो काफी देर तक चुप रहा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे पास अभी टोटल 63,000 पॉइंट्स हैं, तो तुम रेस्टों को अपग्रेड करने की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। अब तुम अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल रेस्टों को सेकंड लेवल के लिए अपग्रेड करने में कर सकते हो, उसने कहा। माफ करना, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। तुम? सिस्टम को इसके आगे समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। अपने पूरे कपड़े निकालने के बाद प्रेम बाथरूम में चला गया और अपने शरीर से कालिख साफ करने लगा। तभी उसे अपने पूरे शरीर में स्ट्रेंथ पॉइंट की एनर्जी समझ में आने लगी। प्रेम की ताकत बढ़ने का तरीका नॉर्मल लोगों से अलग था। उसके केस में यह बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह था, जिसमें मिशन कंप्लीट होने पर अलग अलग फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं और ऐसे ही करके ताकतवर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ प्रेम को अपनी तलवारबाजी करने की और भी ज्यादा जरूरत थी, ताकि वो अपने लेवल के लोगों में और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि स्ट्रेंथ पॉइंट से उसकी रफ्तार और तलवारबाजी भी निखर गई थी, इसलिए अब उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत थी। जैसे ही प्रेम ने अपने शरीर की कालिख साफ की, वो बाहर आया। अगर मुझमें अभी जितनी ताकत है, उस हिसाब से मैं अपनी तलवारबाजी को उस लेवल तक ले जाऊं, तो मैं बहुत आराम से तीसरे लेवल के किसी भी व्यक्ति को हरा सकता हूं, है ना? उसने मन ही मन बड़बड़ाया। ककाओ गांव के नॉर्थ गेट की तरफ से ग्रे कलर की एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी। इस गाड़ी को पहले लेवल के एक घोड़े खींच रहे थे। उन्हें पकड़ना काफी आसान था और वो काफी कमाल के थे, इसलिए उनका इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए किया जाता था। इस गाड़ी में बहुत सारे सामान के डिब्बे रखे हुए थे। थके हुए घोड़ों को देखकर यह साफ बताया जा सकता था कि डिब्बे बहुत भारी थे। घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर भी काफी थक चुका था। ऐसी टोटल 15 घोड़ा गाड़ी थी। एक आदमी सिल्वर कवच पहनकर आखिरी घोड़ा गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके बगल में एक लंबी सी तलवार रखी हुई थी और जैसे ही उसने ककाओ गांव की बड़ी बड़ी दीवार की तरफ देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इस गाड़ी के पीछे कालचुरी राज्य के वफादारों की बिल्डिंग का साइन बना हुआ था। उनमें से एक घोड़ा गाड़ी में सुनहरे कर्ली बालों वाला एक नौजवान लड़का झांक रहा था और ककाओ गांव की दीवारों को देखकर वो काफी सरप्राइज हो गया। ये तो ककाओ गांव है। किसने सोचा था कि ये करूर जितना बड़ा होगा? उसने मन ही मन बड़बड़ाया। इस लड़के की उम्र करीब 12 से 13 साल की थी। वो काफी गोरा था और उसकी भूरी आंखें थीं। उसने जादूगरों के नीले कपड़े पहने हुए थे और उसके सीने पर एक छोटा सा गोल्डन बैज लगा हुआ था। यह बैज कालचुरी राज्य के वफादारों की बिल्डिंग का था। यह वाकई काफी बड़ा गांव है। मैंने सुना है कि ककाओ गांव में हर तरह की स्पीशीज रहते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े राक्षस भी यहां काफी कॉमन है। ऐसी चीजें हमें करूर में देखने को नहीं मिलती। एक दूसरे नौजवान लड़के ने घोड़ा गाड़ी से बाहर झांकते हुए कहा। ये तो बस एक छोटा सा गांव है। इसे खास लोगों ने नहीं बनाया। इसका तो करूर से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये करूर जितना शानदार तो हो ही नहीं सकता और इनके नियम और कायदे भी बिल्कुल बेकार ही होंगे। एक और नौजवान लड़के ने ना में सिर हिलाकर कहा। इस लड़के की उम्र ज्यादा थी और वो 15 या 16 साल का दिख रहा था। उसने भी नीले कलर की मैजिशियन की ड्रेस पहनी हुई थी और वो अपने हरे बालों की एक चोटी बांधे हुए था। उसकी स्किन थोड़ी पीली थी और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे। जब भी वो बोलता था तो वो अपना सिर थोड़ा ऊपर कर लेता था, जैसे वो किसी की नाक को देखकर बोल रहा हो।
हेमू, मेरे मास्टर ने कहा था कि ककाओ गांव के नियम और कायदे काफी अच्छे हैं और उन्होंने मुझे वार्न भी किया था कि मुझे ककाओ गांव के नियम मानने होंगे, वरना मैं शायद वापस भी नहीं जा पाऊंगा। क्या यह सच है? सुनहरे बालों वाले नौजवान लड़के ने हेमू की तरफ मुड़कर क्यूरियस होते हुए पूछा। हम आज वफादारों की बिल्डिंग की तरफ से आए हैं और हम ककाओ स्कूल को ललकारने वाले हैं। हमारे पीछे पूरा कालचुरी राज्य खड़ा है, तो हमें इस गांव के नियमों से क्या लेना देना? हेमू ने अपने होंठ काटकर आगे कहा। गणेश, तुम में काबिलियत तो काफी है, लेकिन तुम काफी कायर भी हो। वफादारों की बिल्डिंग के मैजिशियंस को केवल वफादारों की बिल्डिंग को जवाब देना पड़ता है। उसके अलावा हमें कहीं के भी नियम मानने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो हमें कालचुरी राज्य के नियम मानने की भी जरूरत नहीं है। फिर ये ककाओ गांव इसके आगे क्या है? वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, इस पूरी दुनिया में वफादारों की बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियंस रहते हैं। हमें ककाओ गांव के नियम मानने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे छोटे लड़के ने सिर हिलाकर एक्साइटेड होते हुए कहा। अच्छा, ऐसी बात है? गणेश ने सोचते हुए कहा। फिर उसने पूछा, वफादारों की बिल्डिंग की तरफ से ककाओ स्कूल को मुकाबले के लिए ललकारने के अलावा हम मास्टर अमित को नई स्टूडेंट मिलने की बधाई देने भी आए हैं, है ना? मेरे मास्टर ने मुझसे यह भी कहा था कि हमें मास्टर अमित की नई स्टूडेंट को मुकाबले के लिए ललकारना है। क्या हमें यह बात सीरियसली लेनी चाहिए? अमित तो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि वो अपने एक हाथ से ही अमित को जमीन पर पछाड़ सकते हैं। फिर उसकी स्टूडेंट तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हेमू ने स्माइल करते हुए कहा और उसकी हरी छड़ी उसकी उंगलियों के चारों तरफ घूमने लगी। हालांकि मेरे मास्टर ने कहा था कि हमें इस बार पीछे नहीं हटना है, भले ही हमारे सामने ककाओ स्कूल हो या अमित की नई स्टूडेंट। हमें उन्हें मिट्टी में मिला देना है और वफादारों की बिल्डिंग की ताकत दिखानी है। हमें उन्हें दिखाना है कि इस पूरी दुनिया में वफादारों की बिल्डिंग सबसे ताकतवर है। हेमू ने आगे कहा। मास्टर, मैंने अब हवा में उड़ने वाला जादू भी सीख लिया है, तो अब मैं कौन सा जादू सीखने वाली हूं? मैजिक रूम में रिया ने क्यूरियस होकर अमित की तरफ देखते हुए कहा। उसके पैरों के नीचे आग के 2 गोले घूमते हुए दिख रहे थे और वो लगातार घूम रहे थे, जिससे रिया हवा में करीब 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उड़ रही थी। अमित ने रिया के पैरों के नीचे आग के दोनों गोले को घूमते हुए देखकर सिर हिलाया और कहा, आज हम कोई भी नया जादू नहीं सीखेंगे, बल्कि हम एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। मैंने सुना था कि वसीम ने तुम्हें एक मंत्र सिखाया है जिसका नाम था सबसे बर्फीला आग, है ना? चलो हम 2 मंत्रों को मिलाकर उनका इस्तेमाल करके देखते हैं। हम फायर बॉल वाले मंत्र और सबसे बर्फीली आग वाले मंत्र दोनों को मिलाकर देखते हैं कि हमें क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अमित ने स्माइल करते हुए कहा। दोनों को मिलाना है? हम आग और बर्फ दोनों को एक साथ कैसे मिला सकते हैं? रिया ने परेशान होकर कहा। नॉर्मली हम आग और बर्फ को एक साथ नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये दोनों मंत्र एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे एक बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। बस इसीलिए मेरे और वसीम के बीच में लड़ाइयां इतनी ज्यादा भयानक होती हैं। अमित ने स्माइल करके सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारी सिचुएशन काफी स्पेशल है प्यारी रिया। तुम एक साथ आग और बर्फ का जादू कर पाती हो, और किसी भी मैजिशियन के लिए 2 टाइप का जादू कर पाना बहुत ही रेयर बात होती है। बस इसलिए ही मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम दोनों तरह के जादू मिलाकर एक नई ताकत बना सकती हो, एक ऐसी ताकत जिससे आग और बर्फ दोनों की ताकत बढ़ जाएगी। सचमुच? तो फिर हम ये एक्सपेरिमेंट कहां करेंगे? रिया ने एक्साइटेड होकर कहा। हम इसे यहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अमित ने कुछ कदम पीछे जाकर स्माइल करते हुए कहा। ठीक है। रिया ने सिर हिलाया और उसके एक्सप्रेशंस काफी सीरियस हो गए। उसने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे उठाए और उसके लेफ्ट हैंड में बर्फीली आग दिखने लगी और राइट हैंड में लाल और पर्पल आग दिखने लगी। ये दोनों फायर बॉल्स करीब 20 सेंटीमीटर डायमीटर की थी और दोनों बिना आवाज के जल रही थीं। आग और बर्फ दोनों एक ही टाइम पर दिख रही थीं, जिससे कमरे का एक साइड ठंडा और दूसरा साइड गर्म हो गया था। मास्टर, अब मैं इन्हें मिलाने वाली हूं। रिया ने अपने दोनों हाथ थोड़े से ऊपर किए और दोनों फायर बॉल्स आगे की तरफ लड़ने लगीं। ये दोनों फायर बॉल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही बर्फीली एनर्जी और गर्म आग एक साथ मिली, ये दोनों फायर बॉल्स काफी अनस्टेबल हो गईं और उनके अंदर से चटकने और फूटने की आवाजें आने लगीं। फायर बॉल्स ऐसे हिल रही थीं जैसे वो किसी भी पल फट सकती थीं, लेकिन रिया उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखी और काफी ताकत से उन्हें आपस में मिलाने लगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अमित की आंखों की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। वो भी देखना चाहता था कि असल में आगे क्या होने वाला है।
उसके लिए भी आग में बर्फ मिलाने का आइडिया काफी अलग था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि इससे क्या इफेक्ट हो सकता है। मास्टर, मुझे लग रहा है कि यह फटने वाली है। कहीं इससे हमारा मैजिक रूम भी तो नहीं फट जाएगा? रिया ने चिंता जताते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब तक मैं यहां हूं किसी भी तरह के कोई भी विस्फोट से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा हमारा मैजिक रूम मिट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आदर्श आ रहा है तो तुम्हें जल्दी ही नया मैजिक रूम मिलने वाला है, एक ऐसा मैजिक रूम जो इस मैजिक रूम से कई गुना ज्यादा अच्छा होगा। अमित ने हाथ हिलाते हुए कहा। ककाओ स्कूल के किनारे से काफी तेज धमाके की आवाज आई। 3 मंजिला बिल्डिंग हिलने लगी और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर्स काफी परेशान हो गए। वो सभी बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए और तीसरे फ्लोर की तरफ देखने लगे। तीसरे फ्लोर की खिड़कियों से अभी भाप निकल रही थी। टीचर, क्या अभी अभी विस्फोट हुआ है? एक स्टूडेंट ने पूछा। मुझे भी ऐसी लगता है, मैजिक टीचर ने जवाब दिया। उसे सीढ़ियों के ऊपर काफी तेज मैजिक वेव फील हो रही थी, मगर उसे पता था कि ऊपर कौन है। अभी उसकी टॉप प्रायोरिटी यही थी कि वो सभी स्टूडेंट को एक सुरक्षित जगह पर ले जाए। सीढ़ियों से ऊपर जो आदमी काम कर रहा था और स्टूडेंट की जिंदगियों को दांव पर लगा रहा था, अभी उस टीचर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे कुछ भी कह पाए। मास्टर अमित, मास्टर अमित, क्या आप ठीक है? रिया ने परेशान होकर पूछा। भाप से भरे रूम में अमित के बाल बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे। विस्फोट के कारण उसकी दाढ़ी झुंझला गई थी। इसी समय रिया अमित की तरफ काफी चिंता करते हुए देखने लगी। रिया बिल्कुल ठीक थी, यहां तक कि उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं दिख रही थी। अरे मैं ठीक हूं, मुझे तो बस ये नहीं पता था कि 2 मैजिक पावर को आपस में मिलाने से इतनी भयानक ताकत निकलेगी। अमित ने ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए जवाब दिया। वो अंदर ही अंदर काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा था और विस्फोट के समय वो खुद को नहीं बचा पाया था। आग की एक गेंद उसके हाथ के ऊपर दिखने लगी और मैजिक रूम की भाप एकदम से गायब होने लगी थी। पलक झपकते ही मैजिक रूम में अब बिल्कुल भी भाप नहीं बची थी और सारा पानी गायब हो गया था। चलो अब वापस चलते हैं, लगता है हमें कुछ धोखा हुआ है, उस मैजिक टीचर ने सिर हिलाते हुए अपने स्टूडेंट से कहा और वापस बिल्डिंग के अंदर चला गया। मास्टर, क्या हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो दोनों फायरबॉल्स आपस में मिलने ही वाली थे, लेकिन किसी चीज ने उन्हें आखिरी मौके पर रोक दिया। रिया ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए अमित से पूछा। वो काफी गहरे ख्याल में खो गई थी। क्या तुम्हें वाकई ऐसा फील हुआ? अमित पहले सोच रहा था कि वो रिया से इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही छोड़ देने को कह देगा, लेकिन जब रिया ने अपनी पावर को मिलने की बात कही तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अमित ने स्माइल करते हुए बोला, चलो फिर हम कोशिश करते रहते हैं। तुम उस ताकत का पता लगाओ जो इन दोनों मैजिक को आपस में मिलने से रोक रही थी और इससे पीछा छुड़ाओ। इसके बाद ही एक नया मंत्र तुम्हारे सामने आ पाएगा। ठीक है, मैं इसे जारी रखती हूं। मास्टर, आपको थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, रिया ने सिर हिलाते हुए कहा और अमित की तरफ चिंता करते हुए देखने लगी। ये तो बस एक छोटी सी घटना थी, तुम जारी रखो छोटी रिया, अमित ने एम्बैरस होकर कहा, लेकिन फिर भी वो कुछ कदम पीछे चला गया। इसके बाद लगातार एक के बाद एक विस्फोट होते रहे और बिल्डिंग लगातार हिलती रही। अब सभी स्टूडेंट को इस बात की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उनमें से कोई भी परेशान नहीं हो रहा था। ककाओ गांव के ईस्ट में जहां बोनो की एम्बेसी थी, योगेश एक बड़े से दरवाजे को खटखटा रहा था। भोला जी, क्या कल आपकी नींद अच्छी लगी? योगेश ने स्माइल करते हुए पूछा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया और कमरे के अंदर एक आदमी दिखने लगा। उसने अपने चेहरे पर कुछ लगाया हुआ था। वाओ! योगेश की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके कुछ कदम अपने आप पीछे हो गए थे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं अंकल योगेश? हम कल ही तो मिले थे और आप मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हैं। मैंने तो बस अपने चेहरे पर एलोवेरा का फेस मास्क लगाया है, भोला ने कहा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई जिससे उसके दांत दिखने